हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निकिता शर्मा। आप सभी का मेरी फ़िज़िक्स की क्लासेस में वेलकम है। आज हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा था, ई के बारे में पढ़ा था। ई का जर्नल फॉर्मूला पढ़ा था। ई का जो फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो उसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो क्या होता है आपका, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। या फिर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश उपस्थित है, उस पर कोई क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रखा होता है, आवेश उपस्थित होता है, तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। और वो कितना बल लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई बल लगता है। वो फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है आपका, यहीं से निकल के आता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी जब आवेश उपस्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो कितना बल लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई बल लगता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। या फिर किसी वैद्युत क्षेत्र में आपका कोई भी आवेश उपस्थित है, उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। वो कितना बल लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई बल लगेगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर ये हमें जो हमारा बिंदु आवेश है वो कहाँ पे रखा है, निर्वात या फिर वायु में रखा होता है, तो वहाँ पे हम क्या रख देते हैं, के की वैल्यू रख देते हैं, जो निर्वात या वायु के लिए कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर इस माध्यम में कोई पैरावैद्युतांक उपस्थित है तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, परावैद्युतांक उपस्थित है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये सब किसके फॉर्मूले होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और ये बिंदु आवेश अगर हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, निर्वात या फिर वायु में रखा है, तो निर्वात या फिर वायु के लिए के की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और इसी माध्यम में अगर कोई पैरावैद्युतांक उपस्थित है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं। वायु या निर्वात ना होकर कोई परावैद्युतांक है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, के का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक था वो क्या था आपका, न्यूटन पर कूलाम, या फिर और हम लगा के बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम या फिर आपका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अब हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का अरेंजमेंट होता है, जिसमें दोनों आवेश कैसे होते हैं, आपके विपरीत प्रकृति के होते हैं। माइनस क्यू आवेश है और एक आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी कितनी होती है, 2L होती है। इस निकाय को क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, निकाय होता है। दोनों आवेश बराबर मात्रा में होते हैं, इनकी मात्रा कैसी होती है, समान होती है, लेकिन इनकी बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, आपकी 2L होती है। ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी कि 2L और दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण सेम है, इसका भी क्यों है और इसका भी क्यों है, तो एक आवेश का परिमाण लेना हमें और इसके बीच की दूरी 2L, इन दोनों का गुणनफल होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब इसी द्विध्रुव की वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि हम
जान चुके हैं कि जहाँ पर भी क्या होगा, आवेश होगा, वो अपने आसपास क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। यहाँ पे द्विध्रुव है, द्विध्रुव भी किसका अरेंजमेंट है, आवेशों का अरेंजमेंट है। दैट मीन्स ये भी अपने आसपास क्या बना रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। तो हमें क्या करना है, आज जो हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई द्विध्रुव कितना वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ये आपका टॉपिक है। तो आप टॉपिक डालोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालोगे आप, द्विध्रुव की दो स्थितियां पढ़ोगे। यहाँ पे द्विध्रुव को रखने की यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। एक अक्षीय स्थिति पर पढ़ेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और एक आपको निकालनी है निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति लेनी है, हमें अक्षीय स्थिति लेनी है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव आपका एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो इसी के अक्ष पर कहीं किसी भी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। पर ये अगर आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो अपने आसपास क्या बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो इसकी अक्षीय स्थिति पर, यानी कि जिस एक्सिस पे ये रखा हुआ है, अगर ये एक्स पे रखा हुआ है तो कहीं एक्स पर ही आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। मान लो अगर ये वाई स्थिति पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तो कहीं आप इसके ऊपर या फिर नीचे इसी के अक्ष पर क्या निकालोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और इसका फॉर्मूला जब हम ड्राइव करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा E = K 2P/r³। फॉर्मूला क्या आएगा आपका, K 2P/r³। और यहाँ पे K का मान वही है, अगर वायु या फिर निर्वात होगा तो उसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं हम, 1/4πε0 2P/r³। निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि जिस एक्सिस पर आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है उसके दूसरी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। अगर ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो कहीं हम वाई डायरेक्शन में किसी पॉइंट पी पे क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और अगर ये वाई एक्सिस पे रखा हुआ है तो हम किसी एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसको क्या बोला जाता है, निरक्षीय स्थिति बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका, इसका फॉर्मूला बनेगा E = K P/r³। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें आज क्या करने हैं, ड्राइव करने हैं। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आपको हेडिंग डालनी है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा, इनको ऐसे नोट कर लेना। इसकी दो कंडीशन बनेगी। अब आपकी फर्स्ट है, हेडिंग डालोगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूले हमें याद हो गए हैं, अब हमें इसको ड्राइव करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक डाला आपने, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका डायग्राम समझोगे। पहले हमें क्या लेना है, एक द्विध्रुव लेना है। द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का अरेंजमेंट होता है। हम मान के चल रहे हैं ये -q आवेश है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, +q आवेश। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, इसकी 2l होती है। द्विध्रुव में दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, आपकी 2l होती है। तो ये क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। अब इसकी अक्षीय स्थिति पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके सेंटर से, इसका सेंटर आपका O है, इसके कहीं सेंटर से r डिस्टेंस पर, यहाँ पे कोई r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ तक हमारा क्या बना हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। इसके केंद्र से, केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे कैसे होगी।
पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देन माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ पर, बिंदु पी पर। तो जब आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो जहाँ पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, जहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपका एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर यानी कि Q नॉट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो दिशा देख लेते हैं हम। तो देखो परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश की वजह से निकाल रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जो बल लगाएगा वो बाहर की तरफ लगाएगा, और जिधर बल की डायरेक्शन होती है उधर ही हमारा क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। ये चीज़ हम कल लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन जो डिपेंड करती है एक बिंदु आवेश के कारण, वो किस पे डिपेंड करती है, बल पे डिपेंड करती है। जिधर आपका फोर्स लगेगा उधर ही आपकी क्या बनेगी, वैद्युत क्षेत्र बनेगी। तो इस क्यू नॉट पर प्लस क्यू आवेश की वजह से जो बल लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र भी आपका बाहर की तरफ बनेगा। इसको हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या बन रहा है, आपका E1 बन रहा है। फिर हम माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, कहाँ पर, बिंदु P पर ही। तो माइनस है और क्यू नॉट तो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। माइनस क्यू चार्ज जो है वो क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बल अंदर की तरफ लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। तो देखो एक वैद्युत क्षेत्र की एरो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है और एक क्या बनाई है, छोटी बनाई है। क्यों बनाई है, इसका रीज़न है प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है क्योंकि इसके नज़दीक है। आवेश जितने नज़दीक होंगे उनके बीच का बल उतना ही प्रबल होगा, जितनी उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनके बीच का फोर्स जो है वो कैसा होता जाएगा, दुर्बल, यानी कि वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो माइनस क्यू इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो कम बल लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र भी थोड़ा हल्का बनेगा। किसके अकॉर्डिंग, E1 के अकॉर्डिंग। प्लस क्यू जो है वो P के पास है थोड़ा, किसके अकॉर्डिंग देखें, माइनस क्यू के अनुसार ये क्या है, थोड़ा सा पास है, तो यहाँ पे क्या बल लगेगा, थोड़ा अधिक बल लगेगा। तो E1 का मान E2 से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। यहाँ पे जो होगा E1 ग्रेटर देन होगा किससे, E2 से। वैद्युत क्षेत्र E1 जो है वो किससे बड़ा होगा, E2 से बड़ा होगा। रीज़न हमें पता है क्योंकि माइनस क्यू आवेश इससे दूर है तो कम बल लगाएगा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी आपका कैसा बनेगा, कमजोर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहले हम किससे निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर किसकी वजह से निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझोगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ पे निकालना हमें, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हमने क्या मानी है, E1। फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, तो एक बिंदु आवेश ले रहे हैं हम, दोनों का एक साथ नहीं निकाल रहे हम, एक एक करके निकाल रहे हैं। तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, E=K/Q/R², ये पढ़ के आए हैं। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K/Q/R², ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसी का यूज़ करोगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम K/Q/R²। अब R यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस जिस बिंदु से जहाँ हमें निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं हम। तो हमें क्या निकालना है, प्लस Q से कहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, P तक का डिस्टेंस लेना है। तो देखो ये वाले डिस्टेंस आप कैसे कंसीडर करोगे, कितनी डिस्टेंस होगी आपकी, ये बिंदु O से P तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, R है, जिसमें से हमें सिर्फ इतना दूरी लेना है, यानी कि ये वाली दूरी हमारी एक्स्ट्रा आ रही है। ये होगी कितनी, ये LL होगा, क्योंकि टोटल 2L है, तो केंद्र से बांटोगे तो कितना हो जाएगा, LL हो जाएगा। तो ये L आपका एक्स्ट्रा है, हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस लेनी है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, R - L। R में से L को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और जब माइनस Q की वजह से लोगे तो हमें L आगे तक आना है। भाई O से लेके P तक की तो दूरी R है, लेकिन हमें L और आगे आना है, माइनस Q तक आना है। तो R में L क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R + L। तो ये आपकी दूरियाँ हो गई। जब प्लस Q से लोगे तो प्लस Q से P तक की दूरी कितनी होगी आपकी, R - L प्लस Q से।
प्लस क्यू से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर माइनस एल, पी तक की दूरी, और माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी आपकी, आर प्लस एल होगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपके नीचे जो दूरी है आर, वो कितनी है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही है, लेकिन यहाँ पे दूरी बदली है, दूरी कितनी है आपकी, आर माइनस एल है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में क्या यूज़ करेंगे, आर माइनस एल यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से हमें किसके कारण निकालना है, माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी है आपकी, E2 है। E2 है, कितनी होगी, 1 अप, माध्यम तो अभी हम लेके नहीं चल रहे कुछ, तो हम क्या लेके चलेंगे, K Q अपॉन में, अब यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, R प्लस एल, माइनस क्यू तक का डिस्टेंस क्या है आपका, R प्लस एल, तो यहाँ पे हो जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने अलग अलग निकालना है, लेकिन टॉपिक है हमारा कि पूरे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्षीय स्थिति पर। तो पूरे द्विध्रुव के कारण जब निकालेंगे तो वो इसकी हो जाएगी परिणामी तीव्रता। तो हमें बिंदु P पे क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, वो हम मान रहे हैं कि वो कितनी है आपकी, E है। अब देखो परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालते हैं, अगर आपकी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर दो चीज़ें आपकी सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है, प्लस होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, विपरीत दिशा में होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र जो बन रहा है वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। प्लस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बना है वो बाहर की तरफ बना है, माइनस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बना है वो कहाँ की तरफ बना है, अंदर की तरफ बना है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल विपरीत है। और जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और माइनस की क्या कंडीशन होती है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस होता है। तो हमें पता है E1 बड़ा है किसके अकॉर्डिंग, E2 के अकॉर्डिंग। तो क्या करोगे, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो आप क्या करोगे, E1 में से माइनस कर दोगे E2 को, ठीक है। E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, E1 की वैल्यू है आपकी Q अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू है K आपको यहाँ पे स्मॉल बनाना है, Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। बस इतनी चीज़ हमारी कॉन्सेप्चुअल है, इतना कंसेप्ट है। अब आगे तो क्या चलेगी, कैलकुलेशन करनी है। हमने क्या क्या निकाला, एक बार प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली बिंदु P पर, और एक बार क्या निकाला, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकाली है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। फिर इनका परिणामी तीव्रता निकाली, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। और E1 बड़ा है अकॉर्डिंग टू E2 के मुकाबले में E1 बड़ा है, तो आप क्या करोगे, E1 में से E2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दोनों की वैल्यू रख दी। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन है, K कॉमन है और Q कॉमन है, तो आप ये कॉमन ले लोगे। E इज इक्वल टू K हमने कॉमन लिया और Q भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा KQ बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बचेगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो KQ एलसीएम लोगे, एक बार माइनस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर से क्या लग जाएगा आपका, होल स्क्वायर लग जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर पहुंच जाएगी, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर पहुंचेगी, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलोगे, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस इसका फॉर्मूला खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एल स्क्वायर फिर प्लस होता है, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, 2RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों के क्या करें हमने यहाँ पे फॉर्मूले खोल दिए हैं। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का और किसका प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ नोट कर लो इसको। अब आगे क्या बचा है आपका 2RL और 2RL। परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं हम इसकी। 2RL मिलके हो जाएंगे आपके 4RL। तो E इज इक्वल टू के क्यों बाहर है 2RL हो गया आपका 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ये क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। टॉपिक है क्या आपका द्विध्रुव के कारण, और जहाँ द्विध्रुव है वहाँ पे P जरूर बनना, और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो हमें क्या करना है, इसमें से Q इंटू 2L को सेपरेट कर लेना है। Q ये रहा और यहाँ से 2L अलग कर लोगे तो E इज इक्वल टू के, तो आपका ये है बाहर कांस्टेंट चल रहा है। यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें से 2 चाहिए तो 2 मैंने अलग कर दिया, और R हमें नहीं चाहिए, R अलग कर दिया। ब्रैकेट में क्या बचाना है आपको Q, और यहाँ का जो 2 बचा और साथ में L, Q इंटू 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करें, एक तो Q चाहिए हमें, और इस 4 में से एक 2 चाहिए, तो 2 बाहर ले लिया हमने, R को भी बाहर कर दिया, बचा यहाँ पे कितना आपका 2L बचा। तो Q इंटू 2L मिलके क्या बना देता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बना देता है। तो ये बन जाएगा K 2RP, ये पूरा P बन गया, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपकी डेरिवेशन हो गई। अब ये जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव की लंबाई जो है इस दूरी से R दूरी के सामने बहुत छोटी है। द्विध्रुव की तो अपने आप ही लंबाई बहुत छोटी होती है, 2L होती है, उसमें से भी सिर्फ हमने L लेंथ ले रखी है। तो ये जो L लेंथ है वो R के आगे बहुत छोटा है। वो हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हमसे कुछ दूरी पे क्या चल रही है, एक चींटी चल रही है, तो वो चींटी हमें ना के बराबर होगी, दिखेगी नहीं, और जब दिखेगी नहीं तो हमारे लिए क्या है, जीरो है, बिल्कुल नगण्य है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि द्विध्रुव की जो लेंथ है वो इस डिस्टेंस से, डिस्टेंस हमने काफ़ी लिए, काफ़ी दूरी पे हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो ये L डिस्टेंस इस दूरी के आगे बहुत ज़्यादा छोटी है, इसका मतलब यहाँ पे L का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि माना द्विध्रुव जो है वो बहुत छोटा है। इसमें लिखोगे आप यहाँ तक करने के बाद, माना द्विध्रुव बहुत छोटा है, अतः R मच ग्रेटर देन L। R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किसके अकॉर्डिंग, L के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे L का मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। L क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे जब L 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू K 2RP अपॉन में L तो खत्म हो गया, L 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा R स्क्वायर, और स्क्वायर पे एक और स्क्वायर लग रहा है, तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। R की पावर 4, इसका मतलब R यहाँ पे 4 बार है, एक R से आपका ऊपर वाला R कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितने बचेंगे आपके, R क्यूब बचेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू K 2P अपॉन में R क्यूब। ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर। ये R 4 थे, 4 से एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक R आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, 3 पावर बचेगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू K 2P अपॉन में कितना, R क्यूब। अब हमारा जो माध्यम है वो कैसा है, वायु या फिर निर्वात है। तो वायु या फिर निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में रख दोगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में कितना, R क्यूब। और अगर आवेश जो है हमारे यहाँ पर कोई क्या रखा हुआ है, परावैद्युतांक रखा हुआ है, पैरावैद्युतांक रखा हुआ है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। तो ये डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने कौन सी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर। इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका वेक्टर मान जो होगा आपका, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, इसका वेक्टर रूप लिखोगे। तो मैंने कल भी आपको वेक्टर रूप लिखना सिखाया था कि ई पे क्या लगाना है, वेक्टर लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। ये तो हमें परिमाण बताता है,
इस आर के साथ क्या लगा दोगे, कैप लगा दोगे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, वेक्टर रूप बन जाएगा। ठीक है, ये परिमाण होता है और आर कैप इसकी क्या दिखाती है, दिशा दिखाती है। तो इस परिमाण के साथ बस हमें क्या लगाना है, आर कैप लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर रूप बन जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति पर वेक्टर रूप क्या होता है, 1/4πε0 2p/r³ और साथ में क्या लगानी है आपको, आर कैप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। अब आपको अक्षीय तो हमने पढ़ ली है, अब हमें क्या पढ़नी है, निरक्षीय स्थिति पढ़नी है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो टॉपिक डालोगे आप वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका डायग्राम समझोगे, वही वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का अरेंजमेंट, और दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक -q आवेश है और एक +q आवेश है, और दोनों आवेशों की भी जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, 2l होती है। अब इसकी हमें क्या लेनी है, निरक्षीय स्थिति लेनी है। तो निरक्षीय स्थिति ये होगी, इसके सेंटर से कहीं r डिस्टेंस पर, केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि वेक्टर E निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, एक बार हम +q आवेश के कारण निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, -q आवेश के कारण निकालेंगे। तो जब हम +q आवेश के कारण निकालेंगे तो डिस्टेंस ये होगा, और जब -q आवेश के कारण निकालेंगे तो डिस्टेंस आपका ये होगा। तो डायरेक्शन देख लेते हैं सबसे पहले इस पर। तो जब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या रखा होगा, यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा होगा आपका Q0। ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा पॉजिटिव होता है, तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि बल बाहर की तरफ लगेगा। तो आपका वैद्युत क्षेत्र भी क्या बनेगा, बाहर की ओर बनेगा, और वो मान के चल रहे हैं E1 वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। -q आवेश की वजह से अट्रैक्ट करेगा इसको ये, तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन बनेगा अंदर की तरफ, और ये क्या होगा आपका E2 होगा। अब देखो इसमें डायरेक्शन कैसी, इसमें डायरेक्शन अपोजिट नहीं ले सकते। इसमें क्या है, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। E1 इधर है, E2 इधर है, तो बीच में क्या बन रहा है, देखो एंगल बन रहा है। और जहाँ एंगल बन जाता है, जहाँ कोण बनता है, वहाँ पे क्या बनते हैं, उसके घटक बनते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के क्या बन रहे हैं, दो घटक बन रहे हैं। इन घटक को आप अलग से ड्रॉ करोगे, ये रहे, एक आपका बन रहा है E1 और एक क्या बन रहा है E2। दो वैद्युत क्षेत्र है, इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपको घटक बन रहे हैं। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका घटक बन रहा है। दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है और एक क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। तो पहले हम E1 के दो घटक बनाएंगे, एक इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा और एक इसका होगा क्षैतिज घटक। ये बन रहे दो E1 के दो घटक हैं। तो जो थीटा को टच करता है, थीटा के अलोंग होता है, वो बनता है हमेशा कॉस थीटा, और जहाँ एंगल नहीं होता वो हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है। या ये मान लो जो हमारा लंबवत घटक होता है वो साइन थीटा होता है, और जो क्षैतिज घटक है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन मेन चीज़ जो सही चीज़ होती है वो ये होती है, जहाँ पे हमारा एंगल टच कर रहा है, जिस घटक को एंगल टच करता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, और उसके अपोजिट वाला क्या होता है, आपका साइन थीटा। तो E1 के दो घटक बन रहे हैं, एक बन रहा है E1 साइन थीटा और एक आपका बन रहा है E1 cos थीटा। ठीक है, E1 के दो घटक हैं, ये लंबवत घटक है और ये क्या आपका क्षैतिज घटक है, हो गया। इसी तरह से E2 के दो घटक बनाओगे, क्षैतिज तो यहीं पर बनेगा, लंबवत इसका यहाँ पे बनेगा। तो इसके भी दो घटक है, ये हो जाएगा आपका E2 क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा आपका E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो घटक बने हैं, जो थीटा को टच करता है, जो घटक थीटा को स्पर्श करता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, और दूसरे वाला आपका क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। तो E1 के दो घटक, E1 कॉस थीटा और एक E1 साइन थीटा। ऐसे E2 के दो घटक, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, और एक क्या होगा आपका E2 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घटक बन रहे हैं, तो इसके परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखो कहाँ पर जाएगी, ये ऊपर की तरफ है और ये क्या आपका नीचे की तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे E1 E2 इक्वल होंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि E1 और E2 इक्वल हैं या फिर नहीं है। पहले हम निकालते हैं +q आवेश के कारण और एक बार निकालेंगे -q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण
कहाँ पे निकालना है? बिंदु P पर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो आपकी क्या है? E1 है। E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे K Q अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या? अब यहाँ से प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी लेंगे, तो ये दूरी कितनी होगी? देखो ये आपकी टोटल 2L है, तो ये कितनी हो जाएगी? LL हो जाएगा। ये कितना है आपका? R है। तो ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण ही होगा। ठीक है, कर्ण है तो कर्ण कैसे निकाला जाता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उस पर क्या ले लोगे आप? रूट ले लोगे। सेम इधर वाला आएगा, इधर वाला भी क्या आएगा आपका? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बीच की जो दूरी है हमारी वो कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे बीच की दूरी लेंगे हम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या बन जाएगा? और होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? K Q अपॉन में R स्क्वायर। R का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा K Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये बचा आपका। अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो आपकी कितनी है? E2 है। फॉर्मूला होगा K Q अपॉन में डिस्टेंस इसकी भी वही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट के साथ होल स्क्वायर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा? K Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं? आवेश जब ले रहे हैं तो सिर्फ क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये प्लस का और माइनस का है। जब हमने माइनस Q आवेश के कारण निकाला तब भी क्यों लिया, और जब हमने प्लस Q आवेश के कारण निकाला वहाँ पर भी हमने क्या लिया? क्यों लिया। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि जो हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र जो है यानी कि E जो है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और सदिश राशि के लिए जो भी हम डेरिवेशन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, उसका सिर्फ क्या लिया जाता है? परिमाण लिया जाता है। वहाँ पे दिशा की नहीं ली जाती, दिशा। माइनस प्लस हमें क्या शो करती है? दिशा ही बताती है माइनस प्लस। तो हमें क्या लेना है? सिर्फ परिमाण लेना है। परिमाण इसका भी क्यों है और इसका भी क्यों है, इसलिए हम जब माइनस क्यों आवेश के कारण निकालते हैं तब भी क्यों लेते हैं, और जब प्लस क्यों आवेश के कारण निकालते हैं तब भी आप क्या लेते हो? क्यों ही लेते हो। ठीक है, क्योंकि ई यहाँ पे कैसी एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों का सिर्फ क्या लिया जाता है? परिमाण लिया जाता है। क्लियर? तो आपको देखो यहाँ पे E1 और E2 दोनों की जो वैल्यू है सेम आई है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना आया? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता का मान देखो किस पे निर्भर कर रहा है अब यहाँ पे। अब ये देखो E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई। साइन थीटा यहाँ ऊपर की तरफ है और यहाँ साइन थीटा नीचे की तरफ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्लस में जा रहा है और ये वाला किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है। दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे E1 मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो सिर्फ किस पे निर्भर करेगा? क्षैतिज घटक पे निर्भर करेगा, क्योंकि E1 cos थीटा भी इधर डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इधर डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो प्लस होते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस होते हैं, और दोनों सेम है तो माइनस करोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता का जो मान है वो सिर्फ किस पे निर्भर करता है? क्षैतिज घटक पर निर्भर करता है। तो हम यहीं पर यही लिखेंगे, परिणामी तीव्रता का मान क्षैतिज घटक पर निर्भर करता है। क्षैतिज घटक cos थीटा, या मत भी लिखो, क्षैतिज घटक पर निर्भर करता है। अतः क्या बनेगा आपका? E इज इक्वल टू कितना होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके प्लस हो जाएंगे। तो क्या बनेगी? E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों को प्लस करना है, वैल्यू रख लेते हैं पहले। E1 की वैल्यू K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू रखोगे K Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में कितना आपका कॉस थीटा प्लस यहाँ पे ई टू की वैल्यू रखेंगे तो ई टू की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में कितना आपका कॉस थीटा। दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है तो प्लस होके 2 हो जाएंगी। भाई जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी है तो सेम कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ई इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है यहाँ पे के 2 क्यों और क्यों कितने हो जाएंगे 2 क्यों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में कितना है कॉस थीटा, जुड़ के 2 आ जाएंगे। 2 मैंने यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिख दिया क्यू के पास। कांस्टेंट की वैल्यू रखनी होती है हमें, इसलिए हम इसको अलग लेके चल रहे हैं। ठीक है, के 2 क्यू अपॉन में कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे। भाई यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब वो समकोण आप ये वाला त्रिभुज ले लो या फिर ये वाला ले लो, क्योंकि दोनों में आधार और कर्ण दोनों में सेम है, आधार या लंब दोनों में ही आपका सेम है। तो आधार क्या आपका एल है और कर्ण क्या आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे के 2p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या आपका एल, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण मैथ्स में। तो आधार क्या आपका एल है और कर्ण क्या आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे इस वाले में देख लो, यहाँ पे भी आधार एल है और कर्ण क्या आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दिया एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। नोट्स हैंड टू हैंड मतलब साथ साथ आप बनाते चलना है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। तो फॉर्मूला क्या बना आपका E इज इक्वल टू के, देखो 2p नहीं था यहाँ पे क्या था आपका Q था, Q की जगह क्या आपका P है ना, P लिख दिया था ना, P की जगह क्या है यहाँ पे Q चल रहा है। तो हमें क्या चलना है द्विध्रुव बनाना है। द्विध्रुव में हमेशा क्या बनना होता है Q इंटू 2L जरूर बनना है, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है आपका P बनता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है हमारे पास, Q भी है और 2L भी है। तो मैं 2Q के साथ ना लिख के किसके साथ लिख देंगे हम L के साथ लिख देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ K तो बाहर कांस्टेंट चल ही रहा है, Q इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका रूट भी हटा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो रूट लग रहा है इस रूट को हटाएंगे। रूट हटाने पे कितनी पावर बनती है हाफ पावर बनती है। रूट पे जो पावर होती है वो आपकी कितनी होती है हाफ पावर होती है। तो रूट हटाएंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे कितनी पावर लग जाएगी आपकी हाफ पावर लग जाएगी। Q इंटू 2L क्या बना रहा है P, तो E इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या बन गया आपका P अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे कितनी पावर हो जाएगी। तो इस पे कोई पावर नहीं है तो हम 1 पावर मानेंगे और इस पे हमने रूट हटा दिया। रूट हटाने पे कितनी पावर आ जाती है हाफ पावर आ जाती है। तो हाफ पावर और 1 पावर गुना में घाते जुड़ जाती है। तो 1 में हमें क्या ऐड करना है हाफ ऐड करना है। तो 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। तो ये हाफ पावर इस पे और 1 पावर इस पे, तो गुना में घाते जुड़ जाती है। तो कितनी पावर हो जाएगी आपकी टोटल 3/2। तो इस पे जो पावर हुई वो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब हम वही मान के चल रहे हैं कि माना द्विध्रुव हमारा बहुत छोटा है, माना द्विध्रुव बहुत छोटा है। जब द्विध्रुव बहुत छोटा होता है तब R का मान मच ग्रेटर देन L, R का मान L से बहुत बड़ा है तो L आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब L 0 है तो L खत्म हो गया, यहाँ से L आपकी 0 हो गई। तो क्या बना E इज इक्वल टू के P अपॉन में आर स्क्वायर, L तो खत्म हो गया, सिर्फ कितना बचा आपका आर स्क्वायर बचा और उस पर कितनी पावर है 3/2 पावर। L तो हमारा 0 हो गया, तो L 0 होने पे L कैंसिल है, यहाँ पे खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। स्क्वायर से 3/2 डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर ही आपकी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ कितना बचा E इज इक्वल टू के
P अपॉन में आर क्यूब। और यही फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो कितनी आती है, K P अपॉन में आर क्यूब। अक्षीय स्थिति पे क्या आई थी, वो भी यही आई थी, लेकिन वहाँ पे कितना था आपका 2P अपॉन में आर क्यूब था, और यहाँ पे कितना आया P अपॉन में आर क्यूब। अब क्या करोगे, हम मान के चलेंगे कि ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कहाँ पे रखा है, वायु या फिर निर्वात में रखा है ना। तो वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0। तब E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में आर क्यूब। ये हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जहाँ K था, K की हमने वैल्यू रख दी किसके लिए, वायु या फिर निर्वात के लिए, कितनी होती है, तो 1/4πε0 P अपॉन में आर क्यूब। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। तो दोनों का फॉर्मूला क्या बना आपका, फर्स्ट वाले का बना था, अक्षीय स्थिति पे जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, 1/4πε0 2P अपॉन में आर क्यूब। एंड निरक्षीय स्थिति पे जो आपका फॉर्मूला बना वो कितना बना है, 1/4πε0 P अपॉन में आर क्यूब। इसका वेक्टर फॉर्म हमें लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने अक्षीय स्थिति का लिखा था। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिख दोगे, वेक्टर रूप लिखोगे इसका। तो इसकी वेक्टर रूप है, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में आर क्यूब। ये तो हुआ परिमाण, अब इसकी दिशा भी दिखानी है तो क्या लगा दोगे, आर पे कैप लगा दोगे। ये हो गया इसका वेक्टर रूप। इसको आपको एक बार करके देखना है, अक्षीय स्थिति को भी और निरक्षीय स्थिति को भी। कहीं कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दिया करो, पूछ लिया करो, जो भी आपको डाउट है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई टॉपिक्स बीच में मिसिंग हो जाता है, छूट जाता है, तो आप बता दिया करो। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों की आपको डेरिवेशन करनी है। तीनों फॉर्मूले एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट में हमने फॉर्मूले डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो एक एक बार आप फॉर्मूला लिख लिया करो, उससे ना फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल करना इजी हो जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, कंप्लीट पढ़ लिया हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण सबसे पहले पढ़ा था, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला बना था वो आपका क्या बना था, E इज इक्वल टू K। वायु या फिर निर्वात के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, वायु या फिर निर्वात के लिए क्या फॉर्मूला था, K Q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और वायु या फिर निर्वात के लिए जब हम इसमें K की वैल्यू रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम माइंड में बिल्कुल सेव होना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपको डेरिवेशन जब एग्जाम आता है तब हम तैयार करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें हमेशा याद होनी चाहिए, जब तक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एकदम क्लियर टच होनी चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपकी कितनी होती है, K Q अपॉन में कितनी होती है, आर स्क्वायर होती है। K का मान वायु या फिर निर्वात के लिए रख दिया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू आपका प्रॉपर टोटल फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर, और यूनिट लगा देते हैं हम न्यूटन पर कूलम। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर पढ़नी है, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू K 2P अपॉन में कितना, आर क्यूब। और वही यहाँ पे भी हमें वायु या फिर निर्वात के लिए पढ़ना है, तो जब हम वैल्यू रख देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन में कितना, आर क्यूब। और यहाँ पर भी यूनिट क्या लगा दोगे आप, न्यूटन पर कूलम। अगेन फिर वही निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू K P अपॉन में कितना, आर क्यूब। और यहाँ पे जब आप वैल्यू रख दोगे तो E इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4πε0 P अपॉन में कितना, आर क्यूब। और एक इसका जो फॉर्मूला होता है आपका बाय डेफिनेशन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, जहाँ से हमने यूनिट बनाई थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और क्या लिख सकते हैं हम इस पर, F इज इक्वल टू
ई इंटू क्यू नॉट, ये इतना, ये याद रखो, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट न्यूटन पर कूलाम। ये हुआ आपका पूरा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनको सबको फॉर्मूले को आप एक जगह लिख लो। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, चैप्टर की जो स्टार्टिंग की थी वो हमने कहाँ से की थी, आवेश से की थी। ठीक है, आवेश को पूरा पढ़ा, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश किस पे कितना आवेश होता है, वो सब चीज़ें हमने सारी पढ़ ली है। दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है, तो उस बल की गणना करी हमने कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जब कोई भी वैद्युत क्षेत्र, कोई आवेश क्या रखा होता है, स्थिर अवस्था में रखा होता है, तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है। पूरा वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नया वर्ड पढ़ेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स। वहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, कल का जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप एक बार बुक से इसको रीड करके आना कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो आपके पास वर्डिंग होगी, समझ में नहीं आएगा लेकिन आपके पास वर्डिंग होगी कि हमें क्या पढ़ने क्या वाले हम इसमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। इन सभी के आपके नोट्स बनाने हैं और सभी को क्या करना है, एक बार रिवाइज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।